और सीधे रूप से सोनाली फोगाट के जितने भी रिश्तेदार हैं वो कैमरे के सामने आकर आरोप लगा रहे हैं पीए सुधीर सांगवान और उसके साथी सुखविंदर सिंह के ऊपर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि अगर परिवार लिखित रूप में देता है, लिखित सहमति देता है तो हम सीबीआई जांच करवाएंगे। हरियाणा के अंबाला के पास एक गाँव पड़ता है बलाना, उसमें एक ही परिवार के 6 सदस्य रात को खाना खाकर सोए और सुबह उठ नहीं पाए, यानी कि उनकी मौत हो गई। केंद्रीय जेल में एक ऐसे डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया जो खुद नशा सप्लाई करता था। शिमला का सेब काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है, काफ़ी अच्छा माना जाता है, अच्छी क्वालिटी मानी जाती है, लेकिन शिमला के बागवान भी अब संघर्ष की राह पर हैं। कॉरपोरेट कंपनियां सेब के ऊपर भी पूरी तरह से काबिज हो चुकी हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम खुलासा न्यूज़ का देख रहे देश विदेश के दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में विभिन्न खबरों व मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं और सबसे बड़ी व अहम खबर सोनाली फोगाट का देहांत हुआ। अब पोस्टमार्टम के बाद काफ़ी खुलासे हुए हैं, उनके शरीर के ऊपर चोट के निशान पाए गए हैं और साथ ही कुछ कट हैं उसके निशान भी आए हैं, लेकिन इसकी जो आगे रिपोर्ट भेज दी गई है जिसमें और भी खुलासे होंगे कि जहर देकर उनकी हत्या की गई या फिर उनकी किसी और कारण से हत्या हुई है। और सीधे रूप से सोनाली फोगाट के जितने भी रिश्तेदार हैं वो कैमरे के सामने आकर आरोप लगा रहे हैं पीए सुधीर सांगवान और उसके साथी सुखविंदर सिंह के ऊपर, और काफ़ी इस मामले में खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें कि आज सोनाली फोगाट का हरियाणा में अंतिम संस्कार किया गया और अंतिम जो रस्में निभाई गई उसमें उनकी 15 वर्षीय बेटी यशोधरा ने उन्हें कंधा दिया और साथ ही अपने मामा के साथ, यानी कि चचेरे भाई थे सोनाली फोगाट के, उनके साथ मिलकर मुखाग्नि भी दी और सबका रो रो कर बुरा हाल था और नारे लग रहे थे कि सोनाली फोगाट अमर रहे और सोनाली के कातिलों को फांसी पर लटकाओ। ये नारे लग रहे थे जब उनकी शव यात्रा निकली। और आपको बता दें कि सोनाली फोगाट काफ़ी चर्चित नाम था। बिग बॉस में उन्होंने अपना दमखम दिखाया था, बिग बॉस में उनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी और इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी वह काफ़ी एक्टिव रहती थी। टिकटॉक के ऊपर भी उनके काफ़ी वीडियोज़ व तस्वीरें देखी जा सकती हैं। गोवा में गई थी, गोवा में कहा जा रहा था कि एक शूट के सिलसिले में गई थी जहाँ पर उनकी संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। गोवा में भी जो एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पोस्टमार्टम हो चुका है। उनका शव गोवा से वापस हरियाणा लाया गया और यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया गया है और भाजपा के झंडे में उनके पार्थिव शरीर को लपेटा गया था क्योंकि भाजपा की नेत्री थी। और कुलदीप बिश्नोई भी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। कुलदीप बिश्नोई को उन्होंने कड़ी टक्कर दी थी 2019 के विधानसभा चुनाव में। इसमें सोनाली फोगाट की हार हुई थी। भाजपा की ओर से सोनाली फोगाट ने ये इलेक्शन लड़ा था और कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस के तब नेता थे, अब वो भाजपा में आ चुके हैं और बड़े सवाल खड़े हो चुके हैं। सोनाली फोगाट की मौत के पीछे कई रहस्य भी हैं जिनसे पर्दा उठेगा, लेकिन फिलहाल उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है और सीबीआई जांच की मांग भी उठ रही है। परिवार चाहता है कि सीबीआई जांच हो। इसी के चलते हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि अगर परिवार लिखित रूप में देता है, लिखित सहमति देता है तो हम सीबीआई जांच करवाएंगे। इससे सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि किन हालातों में इनकी मृत्यु हुई है। और बड़े जो सवाल हैं वो सुधीर सांगवान जो पीए हैं और साथ ही सुखविंदर सिंह, इन दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और साथ ही एक बड़ी खबर हरियाणा से है। हरियाणा के अंबाला के पास एक गांव पड़ता है बलाना, उसमें एक ही परिवार के 6 सदस्य रात को खाना खाकर सोए और सुबह उठ नहीं पाए, यानी कि उनकी मौत हो गई। सबसे पहले यही कहा जा रहा था कि किसी कारण उन्होंने कुछ खाया था जिसके चलते उनकी मौत हुई थी, लेकिन अब जो खुलासे हुए वे हैं कि इस परिवार का मुखिया था सुखविंदर सिंह। सुखविंदर सिंह एक प्राइवेट कंपनी में ब्रांच मैनेजर था और उसने खुद को फांसी पर लटकाया, खुद उसने फंदे पर अपनी जान दी और अपने परिवार को, अपने बुजुर्गों सहित बच्चों को, एक छोटी बच्ची को भी जहर दिया और उसके बाद खुद फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। और उसने भी सुसाइड नोट लिखा है। सुसाइड नोट में सुखविंदर सिंह ने कंपनी के मालिक के ऊपर कई आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि ऐसा पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी मध्य प्रदेश के इंदौर में भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां पर एक व्यक्ति ने अपने 2 बच्चों व पत्नी को मौत के घाट उतारा था। उसके बाद खुद
फांसी ले ली थी। आपको बता दें कि तब भी एक ऐसा ही मामला था कि इस व्यक्ति ने ऑनलाइन किसी ऐप से लोन लिया था और लोन चुका नहीं पा रहा था। इसी के चलते उसने भी सुसाइड नोट लिखा और कहा कि इस लोन को चुकाना मेरे बस की बात नहीं है। इसी के चलते मैं समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, शर्मिंदा हूं, इसलिए मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करता हूं। लेकिन ऐसी काफ़ी जो डिप्रेशन के चलते वारदातें हो रही हैं, इसमें इंसान खुद तो इस जहान से जाता है, साथ ही अपने परिवार को भी या तो पीछे छोड़कर दुखी करता है या फिर अपने साथ ही ले जाता है। ऐसी ही दोनों घटनाएं हैं। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि पुरानी कहावत है कि चद्दर देखकर ही पैर पसारने चाहिए, यानी कि जितनी आपकी हैसियत है उतने में ही रहें। ज़्यादा कर्ज, ज़्यादा लोन जो ले लेते हैं या फिर अपने हैसियत से ज़्यादा या अपनी रोज़ी रोटी जितनी वो कमाते हैं उससे ज़्यादा का अगर लोन लेते हैं या फिर अपनी डिमांड्स, अपने जो सपने हैं वो सजा लेते हैं तो कई बार आपको दुखी करते हैं। सपने सजाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी इनकम के हिसाब से सोचा जाए, क्योंकि आजकल महंगाई की मार है, बेरोज़गारी की मार है। इसी के चलते अगर बंदा सही से अपने को रखे तो ऐसी नौबत नहीं आती जैसी ये दो घटनाएं कुछ ही समय के अंतर में, एक मध्य प्रदेश में और दूसरी ताज़ा घटना हरियाणा में घटित हुई है। पंजाब की जेलें अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। कारण यह है कि इसमें कभी तो गैंगस्टर आपस में लड़ पड़ते हैं, कभी गैंगस्टर एक दूसरे की पीठ के ऊपर कुछ ऐसा लिख देते हैं जो सवाल खड़े कर देता है। कभी कैदी भाग जाते हैं, कभी जेल से भागते हैं, कभी अस्पताल से भागते हैं। और साथ ही नशा व मोबाइल फ़ोन मिलना पंजाब की जेलों में आम बात है। अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई की जाती है, लेकिन फिर भी कोई हल नहीं निकलता। अब एक ऐसा ही मामला फिरोज़पुर, जो बिल्कुल सरहद के ऊपर पड़ता है, पंजाब का डिस्ट्रिक्ट है फिरोज़पुर, उसकी केंद्रीय जेल में एक ऐसे डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है जो खुद नशा सप्लाई करता था। और ख़ास बात है कि इस डॉक्टर की तलाशी नहीं होती थी, क्योंकि डॉक्टर के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी होती है। डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है कि डॉक्टर अपने काम को ईमानदारी से करता है। लेकिन वह डॉक्टर अस्पताल जो जेल के अंदर बना था उसमें कैदियों को नशा सप्लाई करता था। जो कैदी उसके पक्के ग्राहक के थे, जहाँ उसके संपर्क में थे, उनको वो नशा सप्लाई करता था। और किसी को वो नशे की गोली दे दिया करता था, किसी को ड्रिप लगाता था, ड्रिप के साथ ही नशा भी लगा दिया जाता था। और एक ख़ास तरीका ढूंढा गया था नशे का। टूथपेस्ट के अंदर जो उसका ढक्कन होता है, कवर होता है, उसके अंदर एक खोखली जगह होती है, उसमें नशा भर के भेजता था। तो ऐसे जो कारनामे थे इस डॉक्टर का नाम था शशि भूषण, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और साथ ही संदीप कुमार शर्मा हैं AIG STF के, उन्होंने सारी जानकारी साझी की है और इस व्यक्ति से हेरोइन भी बरामद की गई है। 8 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है इस डॉक्टर से। डॉक्टर सरकारी था और इस जेल में कार्यरत था। और इससे 14 लाइटर बरामद किए गए हैं, फॉयल पेपर, सिल्वर पेपर बरामद किया गया है। इसके अलावा नोट भी बरामद किए गए हैं जो जले हुए हैं, जिनका इस्तेमाल नशे के लिए किया गया था। आपको बता दें कि लगातार ऐसी ही घटनाएं घटित होती हैं। फरीदकोट की कल जेल, फरीदकोट भी फिरोजपुर के साथ ही डिस्ट्रिक्ट है, वहां भी 5 मोबाइल बरामद किए गए। फिरोजपुर के पास ही फरीदकोट है, फरीदकोट की जेल से भी कुछ दिन पहले ही 5 मोबाइल बरामद किए गए थे। इसके अलावा पटियाला की जेल से भी मोबाइल बरामद हुए थे और नशा भी बरामद किया गया था। बड़े सवाल पुलिस प्रशासन के ऊपर, जेल प्रशासन के ऊपर खड़े होते हैं कि इन लोगों को मोबाइल अंदर देता कौन है। और अब जिस प्रकार से इस डॉक्टर को पकड़ा गया है तो काफ़ी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि ऐसे लोग जो खुद अधिकारी हैं, खुद जेल में अंदर जाते हैं, वही लोग कैदियों तक ऐसी चीज़ें पहुंचाते हैं। और साथ ही कुछ दिन पहले सभी जेलों में डोप टेस्ट किया गया था, यानी कि नशे का टेस्ट किया गया था। तो उसमें कई फीसदी तक कैदी नशे की चपेट में पाए गए थे कि कैदी अंदर नशे का सेवन करते थे। और अब पंजाब सरकार ऐसे ही एक्शन लेती हुई नजर आ रही है और साथ ही कैदियों को पढ़ाने की, उन्हें जागरूक करने की मुहिम भी शुरू होने जा रही है। बात करते हैं खेती की, बागवानों की, खासकर शिमला का सेब काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है, काफ़ी अच्छा माना जाता है, अच्छी क्वालिटी मानी जाती है। लेकिन शिमला के बागवान भी अब संघर्ष की राह पर हैं। जिस कीमत पर उनका सेब बिका करता था उससे कम कीमत पर सेब खरीदा जा रहा है, क्योंकि कॉरपोरेट कंपनियां सेब के ऊपर भी पूरी तरह से काबिज हो चुकी हैं। और इसी के चलते बात की जाए संयुक्त किसान मंच की, जो हिमाचल में है, और उन्होंने अब संघर्ष की चेतावनी दे दी है कि अदानी ग्रुप के बाहर जिनके भी उनके स्टोर बने हुए हैं, जितने भी, उनके बाहर वो धरना प्रदर्शन करेंगे। सर्दियों में जो सेब इन स्टोर्स में स्टोर किया गया उसे बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी शिमला में माल रोड के ऊपर किसानों व बागवानों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ और अपनी जो उनको समस्याएं आ रही हैं, मांगे हैं उनकी, उसके खिलाफ
धरना प्रदर्शन किया था। और आपको बता दें कि जो सेब 2017 में 85 रुपये प्रति किलो के हिसाब से लिया जाता था इन कंपनीज की ओर से, वो इस बार 76 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदा गया। यानी कि महंगाई बढ़ रही है लेकिन दाम नहीं बढ़ाए गए बल्कि और कम कर दिए गए हैं। और किसान कहते हैं कि हमारी जो लागत है उसमें इजाफा हो चुका है लेकिन उसके दाम हमें और मिलने की बजाय कम दाम दिए जा रहे हैं। पीछे ही जो पेटियां होती हैं, ट्रे होती हैं सेब रखने के लिए, उनके भी दाम बढ़ गए थे, उनके ऊपर भी जीएसटी लगा दी गई थी। तो बागवान भी अब संघर्ष की राह पर है। अब देखना होगा कि बागवान किस प्रकार से मोर्चा खोलते हैं, क्योंकि इस सीज़न के बाद सर्दियों के सीज़न में बागवान बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो सेब का तोड़ने का काम है, उसको संभालने का काम है, वो समाप्त हो जाता है। तो अगले सीज़न की तैयारी शुरू होती है। इसी सीज़न के दौरान किसान अडानी ग्रुप के जितने भी स्टोर बने हुए हैं हिमाचल में, उनके बाहर पक्का धरना लगाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे ताकि उन्हें सही कीमत सेब की मिल सके। खबर हरियाणा के यमुनानगर से है। अब यमुनानगर में खजूर की खेती होगी। अक्सर गर्म इलाकों में राजस्थान या सहारा मारूथल हो गया या फिर बाहर से खजूर आती है हमारे देश में, और अब खजूर की खेती करने की संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं यमुनानगर में, क्योंकि गर्म इलाकों में ही खजूर की खेती होती है। इसके लिए सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी, अनुदान दिया जाएगा बागवानी विभाग व सरकार की ओर से। अगर कोई किसान खजूर की खेती करना चाहता है तो उसको 1,40,000 रुपये सहायता राशि दी जाएगी प्रति एकड़ के हिसाब से। और अगर 10 एकड़ तक कोई खेती करना चाहता है तो उसे अनुदान दिया जाएगा। 10 एकड़ से ऊपर इसकी परमिशन नहीं होगी, और इसके लिए किसान बागवानी विभाग के साथ संपर्क कर सकते हैं। और इससे पहले भी किसानों को जो था कहा गया था, बागवान बनने के लिए कहा गया था कि आप ज़्यादा जो एरिया है उसको बागों के लिए रखें, ताकि जो फसली विभिन्नता है वो उसको पूरी तरह से लागू किया जा सके। और इससे पहले ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए भी सरकार ऐलान कर चुकी है। जो लोग ड्रैगन फ्रूट की खेती करेंगे उनको भी 10 एकड़ तक जो परमिशन होगी और 1,20,000 रुपये की सहायता प्रति एकड़ के हिसाब से दी जाएगी। अब देखना होगा कि किसान किस प्रकार से खजूर की खेती करते हैं, ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू करते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि खजूर के पौधे भी बागवानी विभाग की ओर से ही उपलब्ध करवाए जाएंगे, तो किसानों का फ़ायदा हो सकता है। किसान बागवानी विभाग से हरियाणा में जाकर संपर्क कर सकते हैं और इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। धान की फसल मंडियों में पहुंचनी शुरू हो चुकी है। कुछ ऐसी किस्में होती हैं जो पहले तैयार हो जाती हैं। फिलहाल अभी फसल पूरी तरह से हरी भरी है कई खेतों में, लेकिन हरियाणा में एक ऐसी किस्म है 1509 कहा जाता है उसे, 1509 किस्म है जो वो पूरी तरह से मंडियों में पहुंचनी शुरू हो चुकी है। और बात की जाए यमुनानगर की, तो यमुनानगर में काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग जो किसान हैं इसकी खेती करते हैं, और 5000 हेक्टेयर में अकेले यमुनानगर ज़िले में ही 1509 किस्म की खेती होती है। और इसका भाव है, जो दाम है, वो भी किसानों को काफ़ी अच्छा मिल रहा है, जिसके चलते किसान काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। 3600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से 1509 किस्म मंडियों में बिक रही है। पिछले साल 3000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से 1509 किस्म का धान बिका था। और किसानों के लिए फ़ायदे की बात यह होती है कि एक तो एक किस्म जल्दी तैयार होती है, एक महंगी बिकती है, और दूसरा किसानों के पास समय रहता है। जब उन्होंने गेहूं की बिजाई करनी है तो गेहूं लगाने से पहले उनके पास काफ़ी समय रह जाता है, 2-3 महीने का, और उस दौरान वह सब्जियां उगाते हैं। आलू की खेती भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो सर्दियों की सब्जियां उनको उगा सकते हैं, और फ़ायदा होता है किसानों को डबल। एक तो उनकी धान की फसल अच्छे दाम पर बिक जाती है, और दूसरा उनकी सब्जियां भी जो हैं वो अच्छे भाव पर बिकनी शुरू हो जाती हैं सर्दियों की शुरुआत में ही। और इसी के चलते किसानों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनकी जो मेहनत है वो मंडियों में पहुंच चुकी है, और मंडियों में उसके दाम भी पिछले दामों के हिसाब से 600 रुपये प्रति क्विंटल अधिक मिल रहे हैं। खुलासा न्यूज़ का में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी धर्मेंद्र संधू को दे इजाज़त। धन्यवाद।